सब बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आपको पता है कि हम कल अपनी क्लासेस के अंदर फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के हिसाब से बातचीत कर रहे थे और फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के हमने सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट डिस्कस कर लिए थे विद ऑल ग्राफ्स। 3 ग्राफ थे हमारे, तीनों ग्राफ हमने डिस्कस कर लिए थे कल आपके सामने, जिसमें हमें ये पता चला था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तो नहीं बढ़ती, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाता है। इसी तरीके से हमने ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ के अंदर हमने दिखाया कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। लेकिन ये ग्राफ यहाँ से आया था, यहाँ से नहीं आया था, शुरू को ऐसा छोड़ कर आया था। कोई भी मेटल ले लें, हर दफ़ा एक ग्राफ इसी तरीके से कुछ जगह छोड़ कर आता है, और जो जगह छुटी हुई होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इतना हिस्सा फ्रीक्वेंसी का थ्रेशोल्ड में जाएगा, और थ्रेशोल्ड से जब वैल्यू आप बढ़ाएंगे तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, वरना नहीं इजेक्ट होगा। दूसरा ग्राफ हमने बनाया था, इस ग्राफ के अंदर हमने ये दिखाया था कि जब आप पहली फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो उस पर जो करंट होता है और जो दूसरी फ्रीक्वेंसी लेते हैं उस पर जो करंट होता है, दोनों करंट सेम होते हैं क्योंकि इंटेंसिटी भी सेम है। साथ में दोनों करंट को रोकने के लिए जो वोल्टेज चाहिए होते हैं वो अलग अलग चाहिए होते हैं, यानी एक वोल्टेज ये अलग है नेगेटिव, ये एक नेगेटिव वोल्टेज अलग है। फिर हमने आपको कल क्लास के अंदर ये भी बताया था कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो होती है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी बढ़ती है, यानी इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक दूसरे के साथ डायरेक्टली, यानी जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स में इजाफा होता है, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा होता है जो निकल रहे होते हैं, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी पे किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता। फिर हमने एक ग्राफ आपको दिखाया था जो इस ग्राफ जैसा ही है, थोड़ा सा फ़र्क है, और फ़र्क ये है कि यहाँ अब की बार क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम आ रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही है, फ्रीक्वेंसी भी आपने सेम रखी है, तो ये तीन जो अलग अलग लाइनें जा रही हैं ये तीन अलग अलग करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सब करंट सैचुरेशन करंट कहलाते हैं और इन सब करंट की इंटेंसिटी अलग अलग है, यानी पहला करंट I1 इंटेंसिटी से, दूसरा I2, तीसरा I3, इस तरह से मुख्तलिफ तरह के करंट्स हैं जो कि सैचुरेटेड तो हैं लेकिन इंटेंसिटी बेस्ड हैं, और इंटेंसिटी के हिसाब से ये वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। अब बच्चों यहाँ तक आके हमारा तकरीबन तकरीबन सारा मामला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन के हिसाब से कंप्लीट हो चुका है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे आके एक छोटा सा मसला आया। मसला ये आएगा क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी वो फिज़िक्स जो न्यूटन और इसके साथियों ने बनाई, वो मैकेनिक्स और ये मैकेनिक्स जो आप अभी देख रहे हैं, सारा कुछ आपके सामने हुआ जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, इन दोनों के अंदर इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हिसाब से एक बहस छिड़ गई, और वो बहस काफ़ी ख़तरनाक थी, और वो बहस थी वो कॉन्सेप्ट जो कि यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं, वो क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से क्लासिकल मैकेनिक्स उसको ओके नहीं करती। क्लासिकल मैकेनिक्स मानती है कि ऐसा नहीं है जो क्वांटम मैकेनिक्स में नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं होता अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। जैसे मिसाल के तौर पे क्लासिकल मैकेनिक्स में नो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं। क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि अगर एक पानी का घड़ा है, पानी का एक बर्तन है जिसमें पानी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, और यहाँ तक कि पानी भर जाता है उसके अंदर, अब मज़ीद पानी डालेंगे तो पानी जाहिर सी बात है ओवरफ्लो होकर गिरने लगेगा। तो कह रहा है बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप मेटल पर आप फ़र्ज़ कर लें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट डाल रहे हैं तो एक वक्त आएगा इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इतनी बढ़ा लेगा कि खुद ही निकल जाएगा, और उसके लिए कोई थ्रेशोल्ड होना लाजमी नहीं है, बगैर थ्रेशोल्ड की वैल्यू के बगैर भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि थ्रेशोल्ड के बगैर किसी सूरत में इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। तो इसका थ्रेशोल्ड होता है न्यू नॉट, और उसी वक्त इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा जब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से बड़ी होगी। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट पे बिलीव रखते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स वाले नहीं रखते। क्लासिकल मैकेनिक्स वाले कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, ये आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स वाले इस बात को नहीं मानते। क्वांटम मैकेनिक्स वाले कहते हैं कि हमने आपको बताया, कल भी मैंने तजुर्बे से भी बताया, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट। ठीक है, तो ये भी एक रिजल्ट में इख्तलाफ पैदा हो रहा है। तीसरा,
क्लासिकल मैकेनिक्स वाले कहते हैं करंट इज डिपेंडिंग ऑन वोल्टेज, कम वोल्टेज कम करंट, ज़्यादा करंट चाहिए तो ज़्यादा वोल्टेज। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, जो करंट हमें मिला वो वोल्टेज के मरूने मिन्नत नहीं है, वो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट के मरूने में, कि लाइट की जो इंटेंसिटी है अगर वो कम ज़्यादा हो रही है तो करंट भी कम ज़्यादा होगा। ये तीन इख्तलाफात काफ़ी ख़ास थे। चौथा जो इख्तलाफ था वो है इमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स का टाइम। और वो जो टाइम था वो टाइम तकरीबन तकरीबन अगर हम मतलूबा वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, यानी आप जो वैल्यू चाहिए फ्रीक्वेंसी की अगर किसी मेटल की सरफेस को दे देते हैं, तो तकरीबन 3 नैनो सेकेंड यानी 3 × 10⁻⁹ इज़ द इमिशन टाइम है, ये इमिशन टाइम है। और जो पलक झपकने से भी कम का है, जितनी देर में हमारी पलक झपकती है ये उससे भी बहुत कम टाइम इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा अगर उससे मतलूबा वैल्यू मिल गई। क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, और क्लासिकल मैकेनिक्स ने क्योंकि थ्रेशोल्ड को भी नहीं माना, उन्होंने बोला है कि फोटॉन्स की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, एक वक्त आएगा एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी निकल जाएगा। तो उनके हिसाब से जो टाइम निकला वो वैल्यू अभी मेरे जहन में तो नहीं है, लेकिन वो ये टाइम नहीं है, बल्कि वो जो टाइम है वो अराउंड शायद एक दिन, या आप यूँ समझ लें मैं वन डे यहाँ पे क्या लिखूँ, लॉन्ग टाइम है, एक बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा टाइम है, जो कि काफ़ी बड़ी वैल्यू है। जब वो वैल्यू वो टाइम पूरा होगा तब जाके इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मतलूबा वैल्यू दें इलेक्ट्रॉन पलक झपकने से पहले निकल जाएगा। तो ये आपस में इनके बड़े ज़बरदस्त किस्म के इख्तलाफात आ रहे हैं, और इस इख्तलाफात की वजह से इस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही है कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ज़रा थोड़ा सा मज़ीद और प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाए, ताकि जो ये झगड़े वगैरह हो रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में, ये झगड़े ख़त्म हो। और इस मकसद के लिए आइंस्टाइन ने कोशिश करी और उसकी कोशिश कामयाब रही, और उसे अपनी ज़िंदगी का वाहिद जो नोबेल प्राइज़ था वो रिवॉर्ड हुआ। आइए टॉपिक देखते हैं। टॉपिक का नाम है आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने बहुत ही सादा वजाहत की। पहले मुझे यहाँ तक बताते हैं सारी बातें समझ में आ गई सब बच्चों को, यहाँ तक ओके कर दें जल्दी से, शाबाश। यहाँ तक मैंने कल वाली बातों को ज़्यादातर दोहराया है, और सिर्फ जो इनके दरमियान डिसमैच हो रहा था वो बातें आपको मज़ीद क्लियर की। जितने बच्चे, सबको यहाँ तक क्लियर है, गुड। अब आइंस्टाइन साहब ने जो वजाहत पेश करी है उस वजाहत को मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, और उस एग्जाम्पल से उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर आप किसी भी उंगली में से अपने कोई ब्लड निकालना चाहते हैं जैसे ये, तो मैं जितना ज़्यादा जोर लगा दूँ ऐसे करके, ये देखें अपनी स्किन के ऊपर जितना चाहे ऐसे जोर लगा दूँ कोई ब्लड नहीं आएगा, सिर्फ हल्का सा रेडिश होगा थोड़ी देर के लिए, और कोई किसी तरह का ब्लड बाहर नहीं आ रहा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है यहाँ एक स्किन की शक्ल में, जिल्द की शक्ल में एक प्रोटेक्टिव लेयर है। उस लेयर की वजह से किसी सूरत में ब्लड का इमिशन नहीं होगा, ब्लड का फ्लो नहीं होगा। ब्लड का इमिशन या ब्लड का फ्लो उसी वक्त हो जाएगा अगर मैं ये स्किन को डैमेज करूँ, इस स्किन को, इस पर्दे को यहाँ से हटाऊँ। उस मकसद के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी पिन लेनी होगी, और मैं उस पिन को लेके यहाँ पर हल्के से मारूंगा। जैसे ब्लड सैंपल लेते हैं आप जानते हैं स्लाइड बनाने के हिसाब से, तो जैसे ही मैं वो हल्की सी पिन मारूंगा और स्किन थोड़ी सी डैमेज होगी, तो बस मैं हल्का सा एक प्रेशर, बिल्कुल हल्का सा, जैसा अभी लगा रहा हूँ आपके सामने, इतना ज़्यादा देखें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही हल्का सा प्रेशर लगाऊंगा ब्लड विल फ्लो आउट, ब्लड निकल जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही आइंस्टाइन बताता है कि असल में ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये मेटल के अंदर जकड़े हुए होते हैं, और इसको हम कहते हैं मेटल लैटिस। मेटल लैटिस होता है, मेटल का एक जाल बना होता है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन जकड़े हुए होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो पहले उसको इस जाल से हटाना होगा। ये जाल जो उसके अतराफ में है मौजूद है, जो इसको एमिशन से रोक रहा है, पहले उस जाल को हटाना पड़ेगा, और उस जाल को हटाने के लिए आपको एक अलग से वैल्यू देनी पड़ेगी एनर्जी की, और उस वैल्यू का नाम होगा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन एक ऐसी एनर्जी होगी जिसका काम इलेक्ट्रॉन को निकालना नहीं है, बल्कि उसको मेटल लैटिस से आज़ाद करना है, कि वो मेटल लैटिस से आज़ाद हो जाए। अब जैसे वो मेटल लैटिस से आज़ाद होगा, वो इलेक्ट्रॉन बस अपनी थोड़ी सी मज़ीद एनर्जी बढ़ाएगा और मेटल से बाहर निकल जाएगा। अब इसको आइए ज़रा थोड़ा सा मज़ीद बेहतर अंदाज से समझते हैं।
आइंस्टाइन कहता है कि फ़र्ज़ कर लें कि आप एक फ्रीक्वेंसी लेते हैं मेटल के लिए, और ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फ़र्ज़ कर लें इस वक्त है 4, और ये जो फ्रीक्वेंसी आपने ली है ये फ़र्ज़ कर लें ये है 10। ऐसे मिसाल दे रहा हूँ। दोनों तरफ एच से मल्टीप्लाई कर दें, यानी प्लांक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये कंप्लीट एनर्जी हो गई, ये भी कंप्लीट एनर्जी हो गई। अब जैसे ही आप मेटल को ये वाली वैल्यू देंगे एच न्यू यानी 10 की वैल्यू, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। सबसे इसका पहला हिस्सा जो जाएगा वो जाएगा वर्क फंक्शन में। वर्क फंक्शन जो होता है ये वो एनर्जी का हिस्सा है, इस फोटोन की एनर्जी का वो हिस्सा है जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल लैटिस से आज़ाद हो जाएगा, यानी मेटल लैटिस डिस्टर्ब हो जाएगा, मेटल लैटिस डिस्टर्ब हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अपने आप को, जो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहता है वो अपने आप को आज़ाद महसूस करेगा कि अब मैं निकल सकता हूँ। निकला नहीं है लेकिन अब वो मेटल लैटिस के जाल में नहीं है। ठीक है, तो ये जो वर्क फंक्शन होता है ये हमेशा, ये इसको जाहिर करते हैं फाई नॉट से, और ये हमेशा थ्रेशोल्ड के साथ डायरेक्टली होता है। यानी जितना मेटल का थ्रेशोल्ड होगा उतना ही उसी के हिसाब से वर्क फंक्शन आएगा। अगर मेटल का थ्रेशोल्ड कम है तो वर्क फंक्शन भी कम लगेगा, और थ्रेशोल्ड ज़्यादा है तो वर्क फंक्शन भी ज़्यादा लगेगा। और इससे ये वैल्यू बन जाती है, प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट आ जाता है एच। सो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जो होता है उसका फार्मूला ये वाला है। अब 10 में से वर्क फंक्शन के अंदर जो एनर्जी चली गई वो फर्स्ट कर लें चली गई 4। मेटल इलेक्ट्रॉन, मेटल के अंदर मेटल लैटिस से इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो चुका है, लेकिन अभी मेटल से निकला नहीं है वो। लेकिन क्या ये जो फोटोन आपने दिया उसकी एनर्जी सारी की सारी इस्तेमाल हो गई? आपकी तरफ से एक यस और नो चाहिए मुझे। आपने जो एनर्जी दी थी वो थी 10 में से 4 का हिस्सा खर्च हो चुका है, और उस मेटल को, मेटल इलेक्ट्रॉन को मेटल लैटिस से आज़ाद किया जा चुका है, लेकिन वो इमिट नहीं हुआ। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? क्या इस वक्त इलेक्ट्रॉन, सॉरी, क्या इस वक्त सारी एनर्जी खर्च हो चुकी है? शाबाश, जल्दी से। एक आध रिप्लाई से गुजारा नहीं होता, ज़्यादा रिप्लाई चाहिए, जल्दी जल्दी रिप्लाई चाहिए ताकि हम इस टॉपिक को एंड करके नुमाइकर्स की तरफ जा सकें। तो सबका जवाब एक ही आना चाहिए, और जवाब क्या है? नहीं। और वो नहीं इसलिए कि आपने तो 10 दिया था, 10 में से सिर्फ 4 गया, 6 अभी बाकी है। ये 6 का क्या होगा? 6 का जनाब ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस बाकी एनर्जी को अपनी काइनेटिक एनर्जी के अंदर खर्च करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में ले जाएगा, यानी ये काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 6 होगी, ये वाली। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन मेटल में से बाहर निकल आएगा। बहुत आसान सी वजाहत है। जैसे मैंने आपको अभी एक उंगली के हिसाब से ब्लड के फ्लो होने की मिसाल समझाया, तो जब आप इसको इस तरह से ऐसे कर रहे हैं और ब्लड नहीं निकल रहा, रीज़न स्किन है, लेकिन जैसे आपने इसके ऊपर हल्की सी एक पिन मारी और उस पिन के मारने से ब्लड के बाहर आने का रास्ता बन गया, तो वो पिन मारना वर्क फंक्शन है। और जैसे आपने हल्का सा पुश किया, ब्लड बाहर आया, ये काइनेटिक एनर्जी। इस तरह कोई भी मेटल सरफेस हो, आप उसे जो भी फोटोन देंगे उस फोटोन का कुछ हिस्सा वर्क फंक्शन में जाएगा। वर्क फंक्शन वो तवानाई होती है जो कि इस फोटोन का ही एक हिस्सा है, जो सिर्फ और सिर्फ काम आती है मेटल लैटिस को डिस्टर्ब करने में, ताकि इलेक्ट्रॉन जो मेटल लैटिस की वजह से बाहर नहीं आ पा रहा उसके लिए जगह बन जाए। नतीजे में यह इलेक्ट्रॉन जो होगा अब बाहर जब आना चाहेगा तो इसकी बाकी बची हुई तवानाई को एज अ काइनेटिक एनर्जी के तौर पे लेकर अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा और मेटल लैटिस को छोड़कर बाहर आ जाएगा। याद रखें, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। क्या आपको ये आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई? ये आइंस्टाइन ने वजाहत दी थी सारी की सारी। यहाँ तक क्लियर है? यस और नो कर दें, फिर मैं आपको आइंस्टाइन की इस वजाहत की बेस पर इक्वेशन बना के दिखाता हूँ कि आइंस्टाइन ने इक्वेशन कैसे बनाई इसकी, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसा कि आपको पता है आज हमारी आपकी डबल क्लास है, क्योंकि आने वाली वीक में जो है वो इंशाल्लाह ताला हम आपका सेशन ऑफ कर रहे हैं, और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें हम एमसीक्यूज़ की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और सेशन ऑफ होने का मतलब कहानी ख़त्म हो गई, सारे मामला एंड हो चुके हैं। और आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला, कोई डिस्कशन, तो आप लाजमी पूछ सकते हैं। और 6 जून के बाद अगर क्लासेस फ़िज़िकल चलती हैं तो आप आके मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम हाजिर हैं। तो आने वाली वीक तक हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपके मामला एंड कर दें। 17 तो ख़त्म हो ही जाएगा। आज 20 चैप्टर एक्स्ट्रा क्लास में ख़त्म कर दूँगा, जिसकी टाइमिंग जो है वो है 6:15 से लेकर 6:45।
6:15 पे आपने ज्वाइन करना है। आधा घंटा मुश्किल है, शायद उससे भी जल्दी ऑफ हो जाए। दोनों टॉपिक बहुत आसान है, बस दो डायग्राम्स बनाकर आपको विल्सन क्लाउड और गीगर मूलर समझाना है, जो आपकी किताब में वैसे भी इतना ज़्यादा वजात से नहीं दिया गया। दोनों लर्निंग के टॉपिक हैं बस। फिर कल आपको चैप्टर नंबर 16 के हवाले से कुछ बेसिक चीज़ें समझाऊंगा जिन्हें ज़रूर समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आइंस्टाइन की इक्वेशन। आइंस्टाइन की इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन की इक्वेशन को समझने के लिए हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा ये कहता है कि आपने जो एनर्जी यहाँ पे दी, आपने जो एनर्जी यहाँ पे दी वो थी एच न्यू। इस एच न्यू का कुछ हिस्सा किस में चला गया? वर्क फंक्शन। ये फाई नॉट जो है वर्क फंक्शन कहलाता है। प्लस बाकी हिस्सा किस में चला गया? काइनेटिक एनर्जी। और नीचे लिखा जाता है मैक्सिमम। इस मैक्सिमम का लिखना लाजमी है। इसका मकसद क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को बढ़ाता है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो वो रास्ते में एटम से टकराता है, मज़ीद किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है। उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ती नहीं है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर निकलता है, तो नतीजे के अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी वो नहीं होती जो उसने एब्जॉर्ब करी होती है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वर्क फंक्शन मैक्सिमम नहीं होता मानूर बेटा। वर्क फंक्शन जो होता है वो एक मिनिमम वैल्यू होती है, जाहिर सी बात है, जो मेटल लेटिस के लिए चाहिए होती है। वर्क फंक्शन मैक्सिमम नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। उसका रीज़न मैं आपको भी यहाँ पे समझा रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें आपने 10 दिया, वर्क फंक्शन की वैल्यू तो फिक्स होती है, मैक्सिमम के इसमें कोई ताल्लुक नहीं होता, फिक्स वैल्यू होती है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, ठीक है, इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है। तो ये वैल्यू फ़र्ज़ करें इसमें 4 लगी, अब जो बचा 6। अब जो इलेक्ट्रॉन मेटल मेटल में से निकल रहे होंगे, तो वो मेटल में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन से आप ये इक्वेशन बना रहे हैं जो 6 की 6 काइनेटिक एनर्जी लेकर बाहर निकला। हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन जब काइनेटिक एनर्जी लेकर बाहर निकला तो वो 6 लेकर निकला तो सही, लेकिन जब बाहर आया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 5 हो गई। दरमियान में रास्ते में किसी चीज़ के टकराने से उसमें चली गई। 4 से कोई बाहर आ रहा है, कोई 3 से बाहर आ रहा है। आप उस इलेक्ट्रॉन से ये इक्वेशन बना रहे हैं जो 6 की 6 काइनेटिक एनर्जी लेकर बाहर आता है, इसलिए लफ्ज़ यहाँ पे मैक्सिमम लिखा जाता है। वर्क फंक्शन के साथ मैक्सिमम का वर्ड नहीं लिख सकते क्योंकि वर्क फंक्शन की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है। और एक सवाल और क्या है कि एक्सरे और लेज़र, तो बेटा वो टॉपिक्स में अपने सारे जितने भी थी सब सारी बातें कल डिटेल से शेड्यूल में समझा चुका हूँ कि 16वां जब ख़त्म करूँगा तो उसके बाद एक्सरे और लेज़र भी बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एच न्यू एज इट इज़, फाई नॉट का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, एच न्यू नॉट होता है। काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम, इसका भी अपना एक फार्मूला होता है, ये मैंने आपको सिखाया था। वी नॉट ई होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल ई। ये प्लस का वहाँ भेज दें, माइनस का हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। वी नॉट ई, यहाँ से एच कॉमन निकाल लें, ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ई। सो दिस इज द आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए कितनी सादा सी इक्वेशन है, और ये इक्वेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है, यानी ऐसी इक्वेशन जिसको आप फ्रीक्वेंसी के अंदाज में दे रहे हैं। अब आप इस सेम इक्वेशन को आप वेवलेंथ के अंदाज में भी दे सकते हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मैंने क्लास में आपको सिखाया है चैप्टर नंबर 18 के अंदर, वो हमेशा सी अपॉन लेमडा, न्यू जो होता है सी अपॉन लेमडा में ब्रेक हो जाता है। तो इसी को आप मज़ीद आगे कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, in terms of wavelength it can write as, it can write as, इसको वेवलेंथ के अंदाज में अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस न्यू को ब्रेक कर देना है सी अपॉन लिम्डा, और इसको भी ब्रेक कर देना है सी अपॉन लिम्डा नॉट, क्योंकि नॉट लगा हुआ है तो लिम्डा नॉट में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ से, यहाँ देखिए ज़रा आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो ये एच कॉमन निकला हुआ है, ये हो गया सी अपॉन लेमडा, और ये हो गया सी अपॉन लेमडा नॉट, और यहाँ पे लिखा हुआ है वी नॉट ई। यहाँ से सी कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा एच सी 1 अपॉन लेमडा
-1/λ0 is equal to V0 E. This is the equation for Einstein explanation for photoelectric effect in terms of wavelength. अब यहाँ पर जो तमाम सिंबल्स आ रहे हैं उनके मायने आपको सबको पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले न्यू आ रहा है, न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। जो फोटोन आपने टकराया ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। फिर एक आया न्यू नॉट, उस न्यू नॉट का मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसके बाद मजीद जो कांस्टेंट आ रहे हैं उनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एच और सी वगैरह। एक आ रहा है वी नॉट, वी नॉट का मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये तमाम सिंबल्स के लफ्जी मायने हम यहाँ लिख रहे हैं। और इसके अलावा आ रहा है लेमडा। लेमडा जो होता है ये है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। जो फोटोन आपने इंसिडेंट किया ये उसकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। जो लिम्डा नॉट है इसको दो नाम देते हैं, एक नाम तो थ्रेशोल्ड से रिलेटेड है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। दूसरा नाम जो किताब में आपके यूज़ हुआ है वो है कट ऑफ वेवलेंथ। इसी से न्यूमेरिकल में भी तस्करा आएगा, इसलिए हम भी इसको उसी नाम से दे रहे हैं, कट ऑफ वेवलेंथ। अच्छा, एक बात हमेशा रखें, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मामला उलट है। तो ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, नोट दैट कि जब अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना है और आप चाहते हैं किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन इमिट हो निकलें, तो याद रखें ये कंडीशन होती है फ्रीक्वेंसी के अंदाज में, कि जो फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हैं वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी के अंदाज में। लेकिन अगर वेवलेंथ के अंदाज में बोलेंगे तो ये मामला उलट हो जाएगा ऐसे करके। क्योंकि हमेशा याद रखें, जो फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होती है तो वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा। तो इस सूरत में ये जो कट ऑफ वेवलेंथ है ये इस फ्रीक्वेंसी से जुड़ी वेवलेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये कंडीशन होती है फॉर द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कि अगर आपसे फ़र्ज़ कर लें एग्जामिनर एमसीक्यूज़ वगैरह पूछ ले कि इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की क्या कंडीशन है, तो याद रखें आपकी प्रोवाइड कर दी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। और साथ ही साथ में दूसरी कंडीशन एक ही बात है, वेवलेंथ से खाली जवाब दिया जा रहा है कि ये वाली कट ऑफ वेवलेंथ जो फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हैं उससे जुड़ी हुई वेवलेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। क्या आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया? ये हमारा आइंस्टाइन इक्वेशन और आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ तक मुझे ओके कर दें जल्दी से। इस वक्त हम आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ ले आए और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा ही आसान है। तो कोशिश करते हैं जो बुक के न्यूमेरिकल्स हैं वो एटलीस्ट हमारे कंप्लीट हो जाएं। बुक के अंदर दो सवालात हैं, एक सवाल तीसरा एक और भी है लेकिन वो बहुत ही बेकार सवाल है, और एक एग्जाम्पल है। तो टोटल 3 सवाल समझ लें आज जो बुक के हमें ट्राई करने हैं। फिर प्लस पास पेपर वगैरह के सवाल है इसके बहुत सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, यानी अगर आप बुक के ही अच्छे समझ लेते हैं तो पास पेपर की ज़रूरत नहीं। सिर्फ पास पेपर में एक अलग से लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह करा दूँगा बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान है। आइए आपको इसके न्यूमेरिकल दिखा देते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो है एच न्यू इज़ इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस काइनेटिक एनर्जी को खोल सकते हैं, वरना आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं। यहाँ पे जो फाई नॉट आ रहा है ये फाई नॉट जो है एच न्यू नॉट के अंदर खुल जाता है। अच्छा, ये न्यू और न्यू नॉट मज़ीद खुल सकते हैं, ये खुल जाएगा सी अपॉन लेमडा और ये सी अपॉन लेमडा नॉट, ये बात आप जानते हैं। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर है बेटा वी नॉट ई।
हम यहाँ पर ज़्यादातर जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं एनर्जी की वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जैसे अब सवाल में अगर फ़र्ज़ कर लें कोई एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जा रही है, तो आपने उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन तो जूल में करनी है, लेकिन आखिर में अगर आप एनर्जी रिटर्न करते हैं जवाब में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वापस करना है। यानी कैलकुलेशन तो जूल से चलेगी, लेकिन आखिर में जो जवाब होगा वो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिटर्न करेंगे। ठीक है, आइए इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। आपको सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है हमारे पास वो है पेज नंबर 269 और प्रॉब्लम का नंबर है 17.8। पेज नंबर 269 और प्रॉब्लम का नंबर है 17.8। देखिए शायद आपको नज़र आए, नहीं नज़र आएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं कैमरा को, अब नज़र आएगा। ये रहा, व्हाट विल बी द वर्क फंक्शन। आपने निकालना है वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस फॉर अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 43.9 10 टू पावर 13। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है तो आपने क्या निकालना है, वर्क फंक्शन निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रहा है और वर्क फंक्शन पूछ रही है हमसे, तो हम यहाँ पे सवाल को सॉल्व करते हैं। बनाते हैं सवाल का डेटा। सबसे पहले ये हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रहा है 43.9 10 टू पावर 13 हार्ट्स और आपसे कह रहा है वर्क फंक्शन निकाल दीजिए। तो आपने यहाँ पे वर्क फंक्शन का सिंपली फार्मूला लगा दिया। वर्क फंक्शन बराबर होता है एच न्यू नॉट। एच आप जानते हैं कांस्टेंट होता है, प्लांक कांस्टेंट को कहते हैं 6.63 10 की पावर -34, न्यू नॉट की वैल्यू 43.9 10 टू पावर 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या जवाब आता है हमारे पास। तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या जवाब आता है इसका हमारे पास। हो सकता है आपने कर लिया हो, तो वही बात है, फिजिकल क्लास होती तो हमारे पास तूबा का जवाब फ़ौरन आ जाता कि सर ये जवाब आ रहा है, लीजिए। तो अब हम यहाँ पे जाहिर सी बात है फिजिकल तो नहीं है, तो इसलिए खुद ट्राई कर रहे हैं। 10 की पावर -34 मल्टीप्लाई करेंगे 43.9 10 की पावर 13 और ये जवाब आ गया 2.91 10 टू पावर -19। तो ये जवाब आया 2.91 10 टू पावर -19। और क्योंकि ये एनर्जी है जूल में नापेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था जूल में बेशक हो, लेकिन आपने इसको रिटर्न करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि ये एनर्जी असल में इलेक्ट्रॉन्स की होती है और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन एंड पार्टिकल्स की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जाती है। तो हमने इसको लाजमी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिटर्न करना है। याद रखें, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सवाल में दी जाए तो आपने सवाल वाली वैल्यू को जूल में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं क्या जवाब आता है। 10 की पावर -19 तो वैसे ही कट जाएगा, बस 2.91 को डिवाइड करना होगा 1.6 से। ये हमने डिवाइड किया और जवाब आ गया हमारे पास 1.81। तो इसका जवाब आ गया 1.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका जवाब। यहाँ तक ओके कर दें, सवाल समझ में आ गया। तो अब मैं आपको इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ कि अगर आपको वो सवाल समझ में आ जाता है जो अब मैं कराने जा रहा हूँ, तो इसके 10 ईयर 20 ईयर में जो भी सवाल हैं सब आपके लिए आसान बच्चों वाले हो जाएंगे, सिवाय एक सवाल को छोड़ के। वो सवाल पास पेपर का मुझे ट्राई करवाना पड़ेगा, वो भी मुश्किल नहीं है, आसान है, बट इंशाल्लाह वो मैं आपको करा दूँगा। अब जो सवाल हम करने जा रहे हैं वो सवाल है 17.13 के नाम से, और वो है सोडियम सरफेस। ये वो सवाल था जिसके बात करें। इस सवाल में मुश्किल के हिसाब से कुछ भी नहीं है, 2 के टेबल वाला क्वेश्चन है, क्योंकि फोटोलिटिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल बेतहाशा आसान है। एक तो आसान होते हैं, बेतहाशा आसान। सोडियम सरफेस इज शाइंड विथ सोडियम सरफेस इज शाइंड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ 3 10 टू पावर -7। सोडियम की सरफेस को
चमकाया गया है। रोशनी डालने से चमकती है, जाहिर सी बात है। और उसके ऊपर ये वेवलेंथ डाली गई है, रोशनी डाली गई, इसकी वेवलेंथ 3 × 10⁻⁷ मीटर है। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज 2.46 इलेक्ट्रॉन, अगर सोडियम सरफेस का या सोडियम का वर्क फंक्शन 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, एंड ऑल्सो द कट ऑफ वेवलेंथ, और आपने कट ऑफ वेवलेंथ लिखा। देखिए इन्होंने कट ऑफ वेवलेंथ के अंदर हमने लिम्डा नॉट यूज़ किया था, तो इन्होंने लिम्डा सी लगाया, और वो सी जो है ये कट ऑफ वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फॉर्मूला भी लिख के दे दिया कि शायद हमें फिजिक्स आती नहीं है, जाहिर सी बात है, तो इसलिए फॉर्मूला लिख के दे दिया कि भाई इन्हें फिजिक्स नहीं आती, इसलिए फॉर्मूला भी ये रहा। आप जानते हैं हमारी किताब का स्टैंडर्ड क्या है, जाहिर सी बात। अच्छा, इस सवाल के अंदर मैं अपने पास से एक और चीज़ का भी इजाफा कर रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज और बढ़ जाए। पास पेपर में भी आया था, और वो था वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी वेलोसिटी भी निकालनी है। पहले मैं बनाता हूँ इसका डेटा, ताकि आप पहले डेटा को अच्छी तरह देख लें और डेटा समझ लें। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा सवाल है, बट इसमें मुश्किल नाम की कोई चीज़ नहीं है। 17.13 इस सवाल पे हम एंड कर रहे हैं, और इसकी एक एग्जाम्पल ले जाएगी, वो एग्जाम्पल इंशाल्लाह कल की क्लास में कराऊंगा। और एग्जाम के बाद एक पास पेपर का सवाल है, इंशाल्लाह ताला मुझे मिल जाएगा, उम्मीद है, वो भी करा दूंगा। और आपको कल कॉप्टन इफेक्ट का सारा टॉपिक डिटेल से समझा दूंगा क्या होता है, और आने वाले वीक में उसकी डेरिवेशन है, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिलेशन, फिनिश इंशाल्लाह। सबसे पहले इन्होंने हमें वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷ मीटर। फिर इन्होंने एक वर्क फंक्शन की वैल्यू दी है 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू दें तो आपने उसे जूल में लेना है, ताकि आप उसको कैलकुलेशन जूल से करेंगे। तो इसलिए इस 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी नंबर आएगा वो जूल में होगा। तो 2.46 मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 एक्सपोनेंट -19, तो 3.936 10⁻⁻19 आ गया। ये 3.936 एक्सपोनेंट -19 जूल। तो सवाल का पहला हिस्सा है कि काइनेटिक एनर्जी निकालें, काइनेटिक एनर्जी के नीचे मैक्स ज़रूर लिखें। नंबर 2, इसके अलावा कह रहा है कट ऑफ वेवलेंथ निकालें, इन्होंने लिम्डा सी लिखा है, हमने आपको लिम्डा नॉट सिखाया है, तो लिम्डा नॉट लिखेंगे। और सवाल का तीसरा हिस्सा मैंने अपने पास से बना लिया, और वो है वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। 3 सवाल आते हैं, आइए आपको दिखाते हैं कैसे होंगे, और इसके ऊपर फिर लेक्चर इंशाल्लाह अपना एंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सवाल का पहला हिस्सा। सवाल के पहले हिस्से में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेसिक इक्वेशन है उसको लगा दें यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकाल लें। अब क्योंकि सवाल में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, वेवलेंथ है, तो न्यू को खोल दें, सी अपॉन लिम्डा में खुल जाएगा, फाई नॉट एज इट इज़ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो बच्चों यहाँ पर आपने प्लस का फाई नॉट वहाँ भेज दिया, तो ये हो जाएगा एस सी अपॉन लिम्डा। ये पूरा ही असल में आपने अरेंज कर लिया है, अब सिर्फ खाली पुटिंग करके आंसर तक पहुँचना है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को सीधे हाथ की जगह पर उल्टे हाथ पे लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। इसके बाद अब वैल्यूज़ यहाँ पे रखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आ रहा है एच 6.63 10⁻⁻34। इसके अलावा सी की वैल्यू हर बच्चे को पता है 3 × 10⁸। अब यहाँ मेरे पास जगह असल में कम होगी, डिवाइडेड बाय लिम्डा 3 × 10⁻⁷ माइनस फाइव नॉट की वैल्यू नीचे लिख रहा हूँ, मजबूरी है, जगह नहीं है मेरे पास। 3.936 10⁻⁻19। अब इस सबको हमने सॉल्व करना है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, सबसे पहले जो फ्रैक्शन आ रहा है इस फ्रैक्शन को निपटा लेते हैं पहले, कि फ्रैक्शन का जवाब क्या होना चाहिए। 6.63 एक्सपोनेंट -34 मल्टीप्लाई हो रहा है ये 3 × 10⁸, फिर इसके बाद ये डिवाइड हो रहा है 3 एक्सपोनेंट -7। वैल्यू सारी आपके सामने आ गई है, देख लें अच्छी तरीके से, और इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो 6.63 10⁻⁻19 आ गया। तो ये फ्रैक्शन पूरा सॉल्व हो गया, 6.63 10⁻⁻19, और ये 3.936 एक्सपोनेंट -19 के साथ माइनस हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर लेते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं डायरेक्ट 3.936 एक्सपोनेंट -19, और ये जवाब आ गया 2.694 10⁻⁻19। ये आ गया आपके पास 2.694 10⁻⁻19 जूल में। बट ये जवाब आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिटर्न करना है, तो आपने क्या करना है, 2.694 10⁻⁻19 को डिवाइड करना है 1.6 10⁻⁻19 से।
इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड कर लेते हैं, 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 तो वैसे ही कट जाएगा। 2.694 डिवाइडेड बाय 1.6, और ये जवाब आ गया आपके पास 1.683। जितना चाहे लेना चाहें इसमें नंबर ले लें। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तक ओके कर दें, क्योंकि बाकी काम आपका होमवर्क में जाएगा। वो मैं सिर्फ आइडिया दूंगा, ट्राई आपने करना है। यहाँ तक ओके करें शाबाश जल्दी से, ताकि मैं आपको बाकी काम होमवर्क के तौर पे बता दूँ। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने फाई नॉट का फॉर्मूला लगाना है। फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। इसको खोल देंगे, फॉर्मूला खुलेगा एच सी डिवाइडेड बाय लिम्डा नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा लिम्डा नॉट एच सी डिवाइडेड बाय फाई नॉट। एच आपको पता है, सी आपको पता है, फाई नॉट आप जानते हैं कौन सा वाला, जूल वाला यूज़ करेंगे, और लिम्डा नॉट आपको मिल जाएगा। ये आपका हो गया होमवर्क। लिम्डा नॉट को मीटर में नापेंगे, ठीक है, आसान है। अब इसका जो तीसरा पार्ट है वो भी देख लें। तीसरा पार्ट में भी आपको कुछ खास नहीं करना। तीसरे पार्ट में आपने वेलोसिटी निकालनी है। सो वेलोसिटी निकालने के लिए आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला लगा देना है, मैक्सिमम हाफ एम वी स्क्वायर। अरेंज कर लें वैल्यूज़ को, तो ये वैल्यूज़ अरेंज होगी कुछ इस तरह बन जाएंगी। 2 काइनेटिक एनर्जी मैक्स डिवाइडेड बाय मास, वेलोसिटी हटा देंगे यहाँ से, स्क्वायर हटा देंगे, तो स्क्वायर हटाने से रूट अप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी मैक्स और डिवाइड बाय मास। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप ऊपर से इस्तेमाल करेंगे, हमेशा जूल वाली वैल्यू से कैलकुलेशन करेंगे। कभी भी जो कैलकुलेशन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नहीं करेंगे, हमेशा जूल से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, जो वैल्यू पुट करनी है वो काइनेटिक एनर्जी की जूल वाली लेनी है, और ये जो एम आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन का मास है, जो मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻31 kg। ठीक है बेटा, ये भी आपका होमवर्क है, इसको ट्राई कर लीजिएगा। सब बच्चे यहाँ तक ओके कर दें। मिलते हैं आपसे दोबारा 6:15 बजे। सब बच्चे लाजमी 6:15 बजे तक आ जाइएगा। विल्सन क्लाउड और गीगा मूला काउंटर। लेकिन अगर बाई चांस कोई बच्चा अवेल नहीं है, किसी वजह से आगे पीछे हो जाता है, किसी ऐसी मसरूफियत की वजह से, जेन्युइन प्रॉब्लम की वजह से, तो लेक्चर रिकॉर्ड होगा, वो इंशाल्लाह मैं सेंड कर दूंगा। पूरी अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा, आप लाजमी रहें, क्योंकि जब क्लास में रहते हैं और उस वक्त समझते हैं तो बहुत सारे मामला भी क्लियर हो जाते हैं, कोई क्वेश्चन वगैरह भी पूछना होता है वो भी कर लेते हैं, और मसलों मसाइल हल हो जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे 1:15 बजे। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।